everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स एंड व्हाई। तो प्लांट्स, अगर एक प्लांट से हमें दूसरा प्लांट बनाना है तो ऑफ कोर्स हम प्लांट का ही यूज करेंगे, राइट। तो उस प्लांट से अगर हमें वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करने हैं, मतलब कि हमें ऐसे प्लांट्स ग्रो करने हैं जो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो हमें कौन सा प्लांट पार्ट लेना चाहिए जिससे हमें वायरस फ्री प्लांट्स मिलेंगे और ऐसा क्यों। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़े हैं टिप्स। किसके टिप्स? हमने पढ़े हैं शूट के टिप्स। और अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो रूट्स होती हैं उनके टिप्स। तो ये वो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फटाफट सेल्स डिवाइड करते हैं और ग्रोथ होती है। ये वही रीजन्स हैं जहाँ पर एक प्लांट की, या यू कैन से ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होती है। इसीलिए एपाइकल या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम are best suited for this purpose. क्यों? Because they are generally free from virus or any other disease. ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम मतलब ये जो टिप है, ठीक है, जैसे ये शूट की टिप है, सो दिस इज अपाइकल मेरिस्टेम। वहीं पर अगर मैं एक्सिलरी मेरिस्टेम की बात करूं तो हमने एक्सिलरी बड तो सुना है, कहाँ पर होता है, जैसे ये एक पत्ता है और यहाँ पर एक छोटा सा आपको बड दिखाई देगा, तो दिस इज एक्सिलरी बड और इसी में होते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, सो दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर वायरस फ्री प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इस टेक्निक से या इन रीजन से लेकर ग्रो किए गए हैं, एंड दोज आर बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। Now the question number 2. Question number 2 says, what is the major advantage of producing a plant by micropropagation? तो माइक्रोप्रोपगेशन से जो हम प्लांट्स बनाते हैं उनके मेजर एडवांटेज क्या है, मतलब मेजर एडवांटेजेस क्या होती हैं उन प्लांट्स की। तो अगर हम माइक्रोप्रोपगेशन की बात करें ना, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स को एक छोटे से टाइम में बना सकते हैं, मतलब कि थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो हम प्लांटलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड इज़ जो हमारा प्लांट है, जो हमारा यू कैन से जो डॉटर प्लांट है, ठीक है, दैट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, दिस इज ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसा हमारा पेरेंट है वैसा ही हमारा डॉटर प्लांट होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से ग्रो भी करता है, अगर मान लो वो कोई फ्रूट देता है तो वो भी बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत सारे फ्रूट्स देता है, कम टाइम में देता है और डिजीज से भी बहुत दूर रहता है, सो उस केस में जो प्लांट है हम उस प्लांट को यूज़ करेंगे तो जो हमारे डॉटर प्लांट्स आएंगे वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे। थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड डिजीज फ्री प्लांटलेट्स। तो इस टेक्निक से, इस माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से हम डिजीज फ्री प्लांट्स भी बना सकते हैं। Now the question number 3. Question number 3 says, find out what are the various components of the medium used for propagation of an explant in vitro are. तो प्लांट्स जो हैं उनको हमने इस चैप्टर में कैसे पढ़ा था कि हम प्लांट्स को इन विट्रो भी उगा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वो सिर्फ नेचुरल कंडीशंस में ही बनाने हैं, हम उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में भी बना सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में जब हम एक प्लांट को बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें हर एक तरह की जो रिक्वायरमेंट है ना प्लांट की, वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती है।
ठीक है। तो अगर उसको से शुगर चाहिए, मतलब एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो हमें ग्लूकोज भी देना पड़ेगा। अगर उसे विटामिन्स चाहिए तो हमें वो भी देने पड़ेंगे। तो हमें हर एक चीज़ देनी पड़ेगी। तो हमें वही निकालना है कि जो एक मीडियम है, ठीक है। तो हम बेसिकली एक मीडियम बनाते हैं और उस मीडियम में वो सारी एसेंशियल कंडीशंस डाल देते हैं जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है वो मेजर कंपोनेंट्स उस मीडियम के? सबसे पहला है पानी, ठीक है। सो दैट इज वाटर। देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सुक्रोज, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो वो हर एक चीज़, चाहे वो माइक्रो क्वांटिटीज़ में ही प्लांट को चाहिए, बट जो चाहिए वो हमें उस मीडियम में डालना पड़ेगा। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि प्लांट्स के ऊपर स्टडीज़ होती हैं कि किस, मान लो कि अगर एक प्लांट है, उसको से हमने उसका जो वहाँ पर हमने जिबरलिन्स, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, राइट, अगर हमने ये नहीं दिया तो हम देखेंगे कि अगर हमने इस प्लांट को जिबरलिन्स नहीं दिए तो क्या होगा, तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसे अफेक्ट हो रही है, क्या वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो बढ़े, उसको इसकी ज़रूरत ही ना हो सकता है कि वो इसकी इस पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन की एब्सेंस में हो सकता है कि वो बिल्कुल अच्छे से बढ़े, हो सकता है वो बिल्कुल ही ना बढ़े, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट कि क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स उस एक्सप्लांट को चाहिए इन विट्रो उसको ग्रो करने के लिए। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब अमाइनो एसिड्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो जिस प्लांट को हम उगा रहे हैं, जो हमारा एक्सप्लांट है, उसी के बेसिस पर हम वहाँ पर वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर हम अमाइनो एसिड्स ऐड करेंगे, ठीक है। उसके सिवा अब देखो, ये सारी चीज़ें ऐड करनी हैं, लेकिन कुछ तो सॉलिड चाहिए, राइट। सो दैट इज़ जेलेटिन एजेंट अगार, ठीक है। सो इट इज़ द लिक्विड मीडियम फॉर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो एक प्रॉपर मीडियम बनाया जाता है, एक पेट्री डिश ली जाती है, उसमें एक सॉलिड मीडियम बनाया जाता है जिसमें कि जो अगार से बनता है और जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। Crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because, तो बीटी टॉक्सिन जो है वो कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। बीटी टॉक्सिन की क्रिस्टल्स, बीटी इज व्हाट, बीटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएनेसिस, ठीक है, इससे ये नाम डिराइव हुआ है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये हमें इस बैक्टीरिया से मिलता है। और इस बैक्टीरिया में ये कैसे होता है, इट इज इन द प्रोटॉक्सिन फॉर्म, ठीक है। मतलब कि प्रोटॉक्सिन मतलब कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है। अब जब ये बीटी टॉक्सिन एंटर करता है इंसेक्ट की गट में, तो वहां पर जाके ये हो जाता है एक्टिव, राइट। एक्टिव होने पर क्या होता है, ये अब ये हार्म करता है इंसेक्ट को, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, क्यों बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स हैं, क्यों वो बैक्टीरिया को नहीं मार दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है जब ये बैक्टीरिया के अंदर हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो नहीं, बैक्टीरिया को कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशंस हैं इंसेक्ट गट की, ये उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी सी। What are transgenic bacteria? Illustrate using any one example. तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनते हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनका डीएनए जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ सम अदर डीएनए फ्रैगमेंट, right? So these are the bacteria whose DNA is manipulated to carry and express a foreign DNA. तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंसुलिन क्या है, हमें इंसुलिन प्रोडक्शन करानी है, तो हमारे पास हमें एक डीएनए फ्रेगमेंट मिला, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, अब हमने इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया जो एक वेक्टर एक्ट करेगा, जो इसको लेकर जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने इसको इंसर्ट कराया और फिर ये जो हमारा जो प्लाज्मिड और डीएनए का जो एक
सेगमेंट बना है उसको हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, right? So this is what this bacteria will be called as transgenic bacteria, right? So this will be transgenic bacteria. So these microbes are used to synthesize some important biochemicals like alcohols, enzymes, steroids, antibiotics. तो ये जो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक माइक्रोब है, तो इन माइक्रोब्स का, इन बैक्टीरियाज का हम यूज करते हैं ताकि हम कुछ डिजायर्ड एंजाइम्स, कुछ डिजायर्ड एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स हम प्रोड्यूस कर सके. सो दैट इज व्हाई दीज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड. तो एक तो इसमें एग्जांपल हो गया इंसुलिन प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. उसके सिवा भी बहुत सारे, जैसे बेसिलस thuringiensis फॉर बीटी कॉटन, हिरुडिन फॉर ट्रांसजेनिक फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस. तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से. जैसे जो ये एग्जाम्पल है हिरुडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस. तो ये हिरुडिन क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है हमारी वेसल्स में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए. तो होता क्या है कि एक जीन जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड किया जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है इस प्लांट में, दैट इज ब्रेसिका नेपस. तो ब्रेसिका नेपस में अब वो क्या होता है, वो बना देता है, क्या बनाता है, वो हिरुडिन बनाता है. मतलब हम वो वाला जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हिरुडिन बनाएगा. तो अब वो अंदर ही अंदर बहुत सारे हिरुडिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है और फाइनली हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम उसको मेडिसिन में यूज करते हैं, राइट. जहाँ भी हमें ब्लड क्लॉटिंग वाले चांसेस लगते हैं तो हम वहाँ पर इसको यूज करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. कैसे हम इलस्ट्रेट करेंगे, राइट. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, पहले हम उनके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो अगर हम देखें, सबसे पहले है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज है फील्ड्स में उसको कम करती है, ठीक है. तो होता क्या है कि बहुत सारे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं जो कि इन टर्न हमारे लिए ही अच्छे नहीं हैं. हमारी बॉडी में भी वो बहुत सारे से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी. वो ऑलरेडी मतलब दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट, उनमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकेंडली, दे प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेजिस्टेंट वेराइटीज अगेंस्ट पैथोजेंस एंड सैलिनिटीज. तो अब ये क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए किसी के बेस्ट पार्ट्स, मतलब अलग अलग स्पीशीज के बेस्ट फीचर्स लेते हुए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं. तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि अच्छा इसकी ग्रोथ अच्छी है इस क्रॉप की, और ये जो दूसरी क्रॉप से हमारे पास दो है, तो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा जो ए क्रॉप है उसकी यील्ड अच्छी है, बहुत सारी यील्ड मिल रही है, और जो बी है ना उसमें क्या है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, मतलब उसमें पेस्ट भी नहीं लगते हैं, और दूसरा जो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी अच्छी है. तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हुए एक नई स्पीशीज बना देंगे उस चीज़ की जो कि होगी सी. तो ये क्या होगी, इसकी यील्ड भी अच्छी होगी, और सेकेंडली ये ना तो इसमें पेस्ट लगेंगे, मतलब जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आके इस फसल को खराब नहीं करेंगे, और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी वो भी बेस्ट होगी. सो इनसे क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनमें पेस्ट रेजिस्टेंस भी होता है, ये जो सलाइन कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से खुद को संभाल पाती हैं. Then comes the third one, provide raw material to industries like pharmaceuticals. तो इन्हीं से हम, जैसे हमने बात किया कि ब्रासिका नेपस है, तो ब्रासिका नेपस क्या करते हैं, हम उसमें हिरुडिन प्रोटीन जो है उसको डेवलप करते हैं, राइट. और हिरुडिन प्रोटीन क्या करता है, हमारी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है. तो इंटर्न क्या हो रहा है, हम उसमें
एक जीन डाल रहे हैं, वो बहुत सारा हिरोडिन बना रहा है और फाइनली अब हम उस हिरोडिन को एक्सट्रैक्ट करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देकर उसको एक प्रॉपर वे में हम मेडिसिन्स बना रहे हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं। Then comes the fourth one, have enhanced nutritional quality and yield. तो obviously जब भी हम एक genetically modified crop की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें yield ही अच्छी चाहिए, कि हमें बहुत सारी crop चाहिए, है ना, कि हम बहुत सारे लोगों को फीड कर सके, लेकिन ये भी important है कि उसकी न्यूट्रिशन लेवल भी उसका अच्छा हो। Then comes crops grow fast and they produce high yield. तो क्रॉप्स क्या करती है, क्रॉप जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नाउ लेट अस लुक एट द डिसएडवांटेजेस। Now we will talk about the disadvantages of genetically modified crops. तो अगर हम genetically modified organisms की crops की बात करें तो कुछ resistances भी develop हो जाती है, मतलब जैसे कोई ऐसा प्रोटीन डेवलप हो जाएगा जो कि हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कर देगा। सो द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समटाइम्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि हमारी गट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में हमारी गट को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी में विटामिन की सिंथेसिस करता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को हार्म करते हैं। Then comes the third one, resistant genes are transferred by pollen to the weed and may become resistant to pest. कई बार ऐसे जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि पेस्ट के आगे, जिससे कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो ऐसे जीन्स डेवलप होंगे जो कि पेस्ट को नहीं मारेंगे और पेस्ट क्या हो जाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे, राइट। अब कई बार क्या होता है कि जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन हमने काफ़ी कॉमनली पढ़ा है जब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो बीटी टॉक्सिन है ना, इट इज़ एक्चुअली पोजिंग अ थ्रेट। ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पेस्टिसाइड्स का अमाउंट कम करें, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें खुद में पेस्ट रेजिस्टेंस आए, राइट। तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करना पड़े। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये थ्रेट पोज कर रहा है ऑन insect pollinators, जो insect pollinators है। एंड वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज pollinators। अगर pollinators नहीं होंगे तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर खाना ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं, फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बीटी टॉक्सिन्स है ना, दे पोज थ्रेट ऑन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, और इनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन को ये कम कर रहे हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो जो 85% ऑफ द पॉलिनेशन है वो कौन करता है, दीज आर कैरिड आउट बाय हनी बीज, ठीक है। वो कैरीज 85% ऑफ द पॉलिनेशन हनी बीज, सो दे आर द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। सो इनके ऊपर बीटी टॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर रही हैं। ये कुछ ऐसे जीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि हनी बीज को हार्म कर रही हैं। तो there are advantages of these genetically modified crops, but there are disadvantages too. What are cryproteins? Name an organism that produces it. How has man exploited this protein for his benefit? तो cryprotein क्या है? cryprotein एक क्रिस्टल टॉक्सिक प्रोटीन है जो कि क्राइजीन बनाता है, and it is very poisonous to insects. Very poisonous नहीं, it is poisonous to insects, some insects. तो इसमें जो किससे बनता है, ये किससे, हम कौन से ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस किया जाता है? सो दैट इज Bacillus thuringiensis, which produces cryprotein in inactive form। मतलब कि हम Bacillus thuringiensis से ये क्राइप्रोटीन डेवलप करते हैं, लेकिन उस बैक्टीरिया में ये जो प्रोटीन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो व्हेन दिस इनएक्टिव प्रोटीन एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी, अब हमने बोला ये इंसेक्ट्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, पॉइजनस है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके लिए पॉइजनस है। जब ये उनके अंदर
एंटर करता है, तो जब उनकी गट में जाता है, गट में जाने के बाद उसको मिलती है अल्कलाइन पीएच, ठीक है, स्लाइटली बेसिक सी पीएच, तो वहां पर दिस इनएक्टिव फॉर्म गेट्स एक्टिवेटेड, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिव में बदल जाता है एंड देन इट लीड्स टू द लाइसिस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो वो उस इंसेक्ट की जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनको ब्रेक कर देता है और इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट। सो इन ह्यूमंस इट डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विद इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है जिनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम क्राई प्रोटीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो इन्हीं की डेवलपमेंट के लिए हमने क्राई प्रोटीन को एक्सप्लॉइट किया है। What is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase ADA deficiency. तो हमें बताना कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी बेसिकली क्या है कि we are doing something related to the gene, right? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे गए हैं जिनमें कुछ जीन्स जो होते हैं या तो वो डिफेक्टिव होते हैं या वो मिसिंग होते हैं, तो उस केस में उन जीन्स को रिप्लेस करने के लिए, उन जीन्स को करेक्ट करने के लिए या मिसिंग जीन्स उस ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए हम कुछ मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं एंड वी कॉल इट एज जीन थेरेपी, right? So methods and technologies which corrects or rejects the defective genes. तो अब हमें ADA का एग्जाम्पल लेना है, that is adenosine deaminase, right? तो ADA की अगर हम बात करें तो in the year 1900 there was this first clinical gene therapy that was done, वो भी एक 4 साल के बच्चे पे जिसके अंदर ADA डेफिशिएंसी थी, राइट तो उन्होंने क्या किया, एडीए का बेसिकली रोल क्या है, एडीए का रोल है जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखना, राइट तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एडीए नहीं है, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और एक डिजीज है दैट इज स्किड। व्हाट इज इट? सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट तो ये वाली डिजीज उस इंसान को होने के चांसेस हैं। सो इस बच्चे में क्या था, ये जो 4 साल का बच्चा था इसमें एडीए डेफिशिएंसी थी, इसमें ये जो एडीए जो था दैट वाज डिलीटेड, ठीक है, उसकी बॉडी में नहीं था। तो इसमें जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी से हम लिम्फोसाइट्स कलेक्ट करते हैं और उनको कल्चर किया जाता है बॉडी के बाहर इन विट्रो, ठीक है, लैब में कल्चर किया जाता है एंड फिर फंक्शनल एडीए जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब लिम्फोसाइट्स में एडीए को इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरसेस और फिर वापस से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पेशेंट में। तो जब पेशेंट में जाता है तो अब उसमें एडीए होता है, ठीक है, आइदर इट इज रिप्लेस्ड और इट इज करेक्टेड और इट इज मिसिंग, सो इट इज प्लेस्ड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट्स बॉडी। तो अब उस ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज जीन थेरेपी। तो ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज बेसिकली द पॉइंट्स, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने एक के आगे एक एरो मार्क करके लिखा है। सो दीज आर द स्टेप्स। जीन थेरेपी में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से हम लिम्फोसाइट्स को निकालेंगे और उनको इन विट्रो कल्चर करेंगे, उनमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे एडीए। एडीए इंट्रोड्यूस करने कैसे करेंगे, रिट्रोवायरसेस के थ्रू करेंगे, राइट और मतलब उसमें बेसिकली एक डीएनए का फ्रेगमेंट ऐड कर रहे हैं जो एडीए प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर एडीए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली इन लिम्फोसाइट्स को हम वापस से डाल देंगे पेशेंट के अंदर और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। डायग्रामेटिकली
represent the experimental steps in cloning and expressing a human gene, say the gene for growth hormone, into the bacterium like E. coli. तो हमें क्या करना है, हमें डायग्रामेटिकली स्टेप्स बताने हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जब हम एक जीन को क्लोन करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। तो जीन हमने बोल दिया कि हमने ग्रोथ हार्मोन का जीन लेना है ह्यूमन से, और बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई, राइट। तो बहुत कॉमनली जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं क्लोनिंग में, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या है, ये है हमारा ई कोलाई का बैक्टीरियल सेल, ठीक है, दैट इज देयर शुड बी अ स्पेस, राइट। सो ई कोलाई का जो ई कोलाई है उसके अंदर एक तो उसका अपना डीएनए है, दैट इज क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा है उसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए। अब ये जो क्लोनिंग होती है, जीन का एक्सप्रेशन होता है, इस सब केस में हम जो डीएनए यूज करते हैं दैट इज दिस प्लाज्मिड डीएनए। तो होता क्या है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको कट कराया जाता है विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करते हैं तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, हमने इसको कट करा दिया। इसने क्या किया, इसने ये हमारे पास आ गया क्लीव्ड प्लाज्मिड डीएनए एंड इट हैज स्टिकी एंड्स, राइट। उसके बाद ये ह्यूमन बीइंग से अब हमने क्या लिया, ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अगेन क्या आया हमारे पास, ये आ गए स्टिकी एंड्स, राइट। सो दिस इज क्लीव्ड ग्रोथ हार्मोन जीन, राइट। अब क्या करना है हमने, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो हमारा ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए फ्रेगमेंट था उसको हमने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड डीएनए में। तो ये था हमारा प्लाज्मिड डीएनए, हमने इसको कट कराया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, राइट। तो और इसने क्या प्रोड्यूस किए थे, स्टिकी एंड्स। अब इन दोनों के केस में क्या था, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लेंगे वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। तो हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया, उसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाले डीएनए को कट कर दिया, राइट। तो दोनों में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, और जो सीक्वेंसेस थे दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमने इन दोनों जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाला डीएनए था उसको प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट करा दिया। तो सो दिस कम्स आउट टू बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद डीएनए लाइगेज लिया, डीएनए लाइगेज ने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, लाइगेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और जो ई कोलाई है, राइट, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसको हमने क्या किया, बेसिकली ये हमारा वो सेल था, जो बैक्टीरिया का सेल हमने सबसे पहले बनाया था, जिसमें एक तरफ तो था क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरी तरफ क्या हमने इंसर्ट कर दिया, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, राइट। अब क्या हुआ, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसने अपनी फर्दर कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसने क्या किया, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो दोनों सेल्स में फर्दर क्रोमोसोमल डीएनए भी गया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी गया। इस तरह जैसे जैसे सेल्स मल्टीप्लाई होते गए, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो बढ़ता गया, राइट, वो मल्टीप्लाई होता गया। तो इस तरह होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस तरह बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Can you suggest a method to remove oil or hydrocarbon from seeds based on your understanding of recombinant DNA technology and chemistry of oils? तो जितनी भी हमें recombinant DNA टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और जितना हमें ऑयल की केमिस्ट्री की नॉलेज है, तो हमें बताना है कि हमें अगर ऑयल को या हाइड्रोकार्बन को सीड से रिमूव करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है कि जो भी चीज़ अंदर बन रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किससे बनती है, वो बनती है किसी एक पर्टिकुलर जीन से, ठीक है। जीन कहाँ होता है, डीएनए मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें उसको रिमूव कर देना है और कुछ नहीं करना है। सो टू रिमूव एन ऑयल फ्रॉम सीड, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑयल और हाइड्रोकार्बन और यू कैन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड
बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके हमें उस जीन को ही रिमूव कर देना है। सो द रिस्ट्रिक्टेड डीएनए ऑफ द सीड दैट नीड्स टू बी लाइगेटेड यूजिंग डीएनए लाइगेट। अब हमने क्या किया, वो डीएनए को काट दिया, डी से जीन को रिमूव कर दिया, तो अब हमें उनको लाइगेट कर देना है। जो हमारा डीएनए है उसको हमें लाइगेट कर देना है यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज एंड अलाउड टू ग्रो इन द न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर द एसेप्टिक कंडीशंस, और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने देना है। तो अब जो हमारे पास सीड्स आएंगे उसमें हाइड्रोकार्बन्स या ऑयल्स नहीं होंगे। सिंपल। फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। तो हमें इंटरनेट का यूज करना है और हमें ये पता लगाना है कि गोल्डन राइस क्या होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है राइस की, विच इज ओराइजा सेटिवा। ठीक है, कौन से राइस की? ओराइजा सेटिवा। सेटाइवा, सेटिवा भी बोल सकते हैं, सेटाइवा भी बोल सकते हैं। सो इट कंटेन्स बीटा कैरोटीन विच इज प्रो विटामिन ए, विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, राइट। अब ये क्यों डेवलप हुआ, मतलब इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये देखा गया कि विटामिन ए की शॉर्टेज है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई गई। तो उनके लिए एक हमें सप्लीमेंट चाहिए था कि कैसे उन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हम खत्म करें और उनको भरपूर क्या मिले, विटामिन ए मिले, राइट। तो उसके लिए ये गोल्डन राइस वेराइटी जो है वो डेवलप की गई। तो इसमें जो प्रो विटामिन ए है, इट इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए इनसाइड आवर बॉडी। मतलब कि राइस के अंदर क्या है, राइस के अंदर वो एक प्रिकर्सर के फॉर्म में है विच इज इन एक्टिव फॉर्म, बट जैसे ही हम उस खाना को खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन ए की को सप्लीमेंट करता है, मतलब इट इज अ सप्लीमेंट, right? So it gives the grains give a characteristic golden color, इसीलिए इसको golden rice बोलते हैं। Then the rice plant is naturally produces beta carotene pigment in the leaves, right? तो जो राइस प्लांट्स होते हैं ना, वो नेचुरली ही बीटा कैरोटीन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं लीव्स के अंदर, लेकिन एंडोस्पर्म में वो एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। तो इसीलिए जो बीटा कैरोटीन है वो उसका प्रिकर्सर डेवलप किया जाता है। तो जो बीटा कैरोटीन पिगमेंट है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एंडोस्पर्म। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन वो एंडोस्पर्म में तो होती नहीं है। देन इट, अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें विटामिन ए की कमी देखी गई, और बाकी सप्लीमेंट से जो मार्केट में अवेलेबल थे, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल और किसी भी फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, तो उन सब से जो गोल्डन राइस का जो पैसे थे, मतलब इट वॉज चीपर, इट वॉज नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है। और दूसरा, अब इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज थी दैट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज लाइक इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय पीपल। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में गोल्डन राइस जो है वो अवेलेबल नहीं है। Does our blood has proteases and nucleases? तो क्या हमारे ब्लड में प्रोटीजेस और न्यूक्लियसेस होते हैं? तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियसेस को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एंजाइम्स हमारे ब्लड में नहीं होते हैं, इनका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, जिनकी हमें लाइसिस नहीं चाहिए। इन टर्न हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीएजेस और न्यूक्लियसेस की एक्टिविटी को रोकते हैं, ताकि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो सेफ रहें हमारी बॉडी में। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल। What is the major problem to be encountered? तो जो ओरली एक्टिव प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके यूज करने में। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी और बाकी आप
सोचोगे, ढूंढोगे और लिखोगे। तो सबसे पहले है कि ओरली एक्टिव प्रोटीन्स होते क्या हैं, ठीक है। ये कुछ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, जो कि हमें हमारी बॉडी में हम ओरली लेते हैं, मतलब सिंस इट इज रिटन ओरली मतलब हम इनको खाते हैं, राइट। तो दीज कैन बी मेड बाय लाइनिंग इट विद सब्सटेंस विच विल डिजॉल्व इट आफ्टर इट इज पास थ्रू द स्टमक। अब होता क्या है कि ये क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं या पेप्टाइड्स हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनको कवर कर देते हैं, इनको इनकैप्सुलेट कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो कि डाइजेस्ट ही तब हो, मतलब वो कवरिंग निकले ही तब जब दीज प्रोटीन्स दे पास आवर स्टमक। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम आती ही यही है कि जो कवरिंग होती है ना, वो एंजाइम्स या एसिड्स के से एक्शन से ना वो डी नेचर होने लग जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है। तो मेजर इशू इज द स्टमक एंजाइम्स एंड एसिड्स, दे मे डीनेचर द थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड रेंडर इट इनइफेक्टिव। तो हमें चाहिए कि वो स्टमक को पास करें, फिर ही उनकी जो कवरिंग है वो निकले। लेकिन स्टमक में क्योंकि हमें पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिनकी वजह से ये जो कोटिंग है, ये जो कवरिंग है ना, ये डीनेचर होने लग जाती है, राइट। और ये किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। So students, this was all about from the chapter biotechnology and its applications. तो I hope आपको सभी के सभी questions बहुत ही अच्छे से clear हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने next chapter में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।